हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एसए 500 जिसका नाम है ऑडिट एविडेंस। तो हम शुरुआत करते हैं। प्लीज़ इसको साथ साथ लिखते रहें क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, एसए 500 डिफाइन करता है मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं ऑडिट एविडेंस का क्या होता है। इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन बेसिस अपॉन विच ओपिनियन इज कंक्लूडेड। मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऑडिटर ड्रॉ कर रहा है जिससे हम एक कंक्लूजन बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी ओपिनियन जो एसए 700 में देते हैं वो हम दे पाएंगे। तो इसमें क्या क्या बताता है ऑडिटर। इसमें देखिए, ऑडिटर पहली बात करी जाती है कि ऑडिट एविडेंस, हम बात करेंगे ऑडिट एविडेंस को क्या प्रोसीजर है जिनसे वो परफॉर्म करता है। तो इसके प्रोसीजर सेम है जो हमने एसए 330 में पढ़े थे, जो कि है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। इन्हीं के बेसिस पे ऑडिट एविडेंस हमारा ऑब्टेन होता है, यही प्रोसीजर यूज होते हैं। आगे चलते हैं। अब एसए 500 बोलता है जो ऑडिट एविडेंस है जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके बारे में उसने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं आपको बताता हूँ। सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसमें सफिशिएंसी में उसका मतलब होता है क्वांटिटी, इसका मतलब है क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएट का मतलब है क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी है जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की है और क्या ऑडिट एविडेंस हमारे मतलब सफिशिएंट हैं और एप्रोप्रिएट हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे। प्रोफेशनल जजमेंट पे मतलब प्रोफेशनल जजमेंट बताएगी ऑडिटर की कि हाँ ये आई थिंक ये ऑडिट एविडेंस हमारा ठीक है, ये सफिशिएंट है, ये एप्रोप्रिएट है, मतलब इसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं इसके लिए जो डिटरमाइन करते हैं सफिशिएंसी को और एप्रोप्रिएटनेस को। कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान से नोट करेंगे। फैक्टर्स सफिशिएंसी के जो फैक्टर्स हैं वो है मटेरियलिटी ऑफ द आइटम इन्वॉल्व। फर्स्ट है मटेरियलिटी ऑफ द आइटम इन्वॉल्व, मतलब अगर मान लो कोई आइटम बहुत ज्यादा मटेरियल है तो हम उसकी सफिशिएंसी भी हाई रखेंगे, मतलब उसकी क्वांटिटी भी हाई रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीज चेक करेंगे अगर मटेरियलिटी हाई है। तो इसको आप लिख सकते हैं मटेरियलिटी ऑफ द आइटम इन्वॉल्व। सेकंड है डिग्री ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसकी क्या डिग्री है। अगर हाई रिस्क है तो हाई हमें सफिशिएंसी रखनी पड़ेगी, हाई डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, क्वांटिटी उतनी बढ़ानी पड़ेगी। थर्ड है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन अगर हमारी हाई है, ज्यादा काम चेक करना है तो हमें सफिशिएंसी भी हाई रखनी पड़ेगी। अगर पॉपुलेशन छोटी है तो हमें सफिशिएंसी भी कम रख सकते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएटनेस में कौन से फैक्टर्स है। एप्रोप्रिएटनेस के फैक्टर्स है, एक तो है फर्स्ट है रेलिवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा रेलिवेंट है। और नंबर सेकंड है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हम कितना ज्यादा रिलायबल हो सकते हैं उस इंफॉर्मेशन पे। तो रेलिवेंस मतलब इंपॉर्टेंस कितनी है, और रिलायबल हम कितनी ज्यादा उस पर यकीन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पे। तो उस बेसिस पे हम बताते हैं कि क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है हमारे ऑडिट एविडेंस की। अब इसके बाद हम बात करेंगे, जो सेकंड टॉपिक आता है कि ऑडिट एविडेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप। एक डिपेंड होता है नेचर के बेसिस पे, एक डिपेंड होता है सोर्स के बेस पे। ठीक है। अच्छा, नेचर के बेस पे कौन कौन से होते हैं। नेचर के बेस पे होता है विजुअल, इसका नाम होता है विजुअल ऑडिट एविडेंस। विजुअल ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या है। पहली बात, विजुअल ऑडिट एविडेंस का मतलब है ये एक ऐसा ऑडिट का एविडेंस है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ये फिजिकली नहीं होता। हमें ये कैसे, ऑडिटर इसको ऑब्टेन कैसे करता है, बाय ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करके, देखकर, मतलब ऑडिटर इसको ऑब्टेन करता है, नाम से ही पता चल रहा है। सेकंड हमारा है ओरल ऑडिट एविडेंस। क्या ओरल का भी फिजिकल सब्सटेंस होगा, नहीं। तो इसका मतलब कि ऑडिटर इसको ऑब्टेन कैसे करता है, इंक्वायरी से या फिर डिस्कशन से, या तो इंक्वायरी करके या डिस्कस करके ओरल ऑडिट एविडेंस को ऑडिटर ऑब्टेन करता है। नंबर थर्ड है डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस।
क्या डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस में क्या होता है, ये तो सीधा सीधा भैया हमारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि वाउचर्स, इनवॉइस, एग्रीमेंट, लेजर, मिनट्स बुक्स, तो ये आप लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस के अंदर कवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है सोर्सेस पे कौन कौन से होते हैं। सोर्सेस पे दो ही होते हैं, एक दूसरा। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो मैंने आपको टाइप्स में बताया एज पर नेचर, एज पर सोर्स। नेचर के बताए विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और सोर्सेज। एज पर सोर्स बताया आपको इंटरनल ऑडिट एविडेंस और एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। अब मैं आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, जो इंटरनल ऑडिट एविडेंस है, मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हम उनके अंदर से ही वो ऑडिट एविडेंस निकाल रहे हैं। तो इसमें एक लाइन आपकी बुक में लिखी होगी कि ये ओरिजिनली जनरेट होते हैं विद इन द एंटिटी। मतलब ओरिजिनली हमें एंटिटी के अंदर ही मिलते हैं। और ऑप्टेन, जब हम इसको ऑप्टेन करेंगे, देखो ओरिजिनली तो हमें मतलब ये जब बनते हैं, ओरिजिनली ये जब मतलब प्रोड्यूस होते हैं तो इंटरनली प्रोड्यूस होते हैं, और हम ऑप्टेन भी इसको इंटरनली ही करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल के केस में ऐसा नहीं है। ओरिजिनली ये चीजें आउटसाइड बनती हैं, मतलब बाहर, कंपनी के बाहर बनती है, आउटसाइड द एंटिटी। और लेकिन जब हम इसको ऑप्टेन करते हैं तो इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब होता है कि प्लीज सर इसको थोड़ा समझाओ कि हमें रट जाए। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। इंटरनल जो हमारे ऑडिट एविडेंस होते हैं उसके एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि हो गया सैलरी शीट, BRS, सैलरी शीट हो गई, BRS हो गया, मिनट बुक हो गई, कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब BRS है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट खुद बनाता है। सैलरी शीट है, मैनेजमेंट खुद बनाता है। मिनट्स है, तो ये कहाँ हमारे ओरिजिनली प्रोड्यूस होते हैं? इंटरनली, मैनेजमेंट के अंदर ही होते हैं। लेकिन हम ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? हम बाहर जाके तो इनको नहीं ला सकते ना, तो इंटरनली हम ला सकते हैं। तो ये हमारे इंटरनल ऑडिट एविडेंस हो गए। एक्सटर्नल की बात करते हैं विद एन एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक तो ले लेता हूं बैंक स्टेटमेंट, एक ले लेता हूं आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गई। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में यहां पर दोस्तों मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट कंफर्मेशन है, मेरे को रेंट एग्रीमेंट चेक करना है। फॉर एग्जांपल ट्रक्स की डीलिंग देखनी है, तो मुझे बताना है कि आपने जहां से ट्रक हायर किया प्लीज मेरे को वो एग्रीमेंट दिखा दीजिए, तो इसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गई। क्या ये ओरिजिनली मतलब प्रोड्यूस कहाँ होती हैं? क्या ये ओरिजिनली जनरेट कहाँ होती हैं? ये ऑलरेडी जनरेट होती हैं आउटसाइड दी कंपनी, आउटसाइड दी मैनेजमेंट। मतलब आउटसाइड दी कंपनी ये जनरेट होती हैं, लेकिन हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। इंटरनली भी कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। भाई बैंक स्टेटमेंट को तुम बैंक से भी लेके आ सकते हो, और अगर उन्होंने पहले से मंगवा रखा है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो तुम इंटरनली भी ले सकते हो। क्या पता जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, मेरे को रेंट एग्रीमेंट चेक करना है, तो मैं हो सकता है जो मतलब ओनर होगा हाउस का, जो भी ओनर होगा फैक्ट्री का, मैं उससे भी मंगवा सकता हूँ एक्सटर्नली। क्या पता इन्होंने पहले से ही वो एग्रीमेंट ले रखा हो, तो मैं इंटरनली भी ले सकता हूँ। सही है ना? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आपके पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक भी है। लेकिन इसमें एक लाइन है जो कि बच्चे बहुत गलत कर देते हैं और 1 नंबर पेपर में कट जाता है। मैं वो लाइन में बताऊंगा और सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर पेपर में आता है रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, तो आपको ये करना है, वरना एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, जो कि मैं बोलने जा रहा हूं। प्रिंसिपल्स विच आर यूजफुल इन असेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। प्रिंसिपल विच आर यूजफुल इन असेसिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने अभी सेकंड टाइम बोला, बच्चे इसको पहचान नहीं पाते कि रिलायबिलिटी के कौन से प्रिंसिपल्स हो गए, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? आप इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे, ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन होती है हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मतलब मैं इसको पढ़ के बता देता हूं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 500 द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन, जिसके बेसिस पे हम अपना एक ओपिनियन दे सकें। अब ये मतलब हमारी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम स्टार्टिंग कर सकते हैं
जो आपकी बुक में लिखा भी होगा, आप पढ़ सकते हैं। अब मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं। इसका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में भी होगा। पहला पॉइंट, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टांसेस इन विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब जो रिलायबिलिटी है, मतलब कितना तुम भरोसा कर सकते हो ऑडिट एविडेंस पे, उसके जो रिलायबिलिटी है वो नेचर, सोर्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है। ऑडिट एविडेंस के क्या नेचर है, किस सोर्स से तुमने उसको ऑब्टेन किया है, क्या सर्कमस्टांसेस में तुमने ऑब्टेन किया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट के सच में नंबर है, अच्छे खासा 1 नंबर है। अगर आपने बाकी के 6 पॉइंट्स में से अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लिख दिए पॉइंट्स, तो ये पॉइंट तो जरूर लिखना ही लिखना है। और ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस आर मोर रिलायबल देन विजुअल एंड ओरल। मतलब जो डॉक्यूमेंट्री है वो ज्यादा रिलायबल है विजुअल और ओरल के। ठीक है। नंबर 3 है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज्यादा रिलायबल है फोटोकॉपीज के। ठीक है। मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट करवा रखा है हमने, और वो ज्यादा रिलायबल होगा एज पर विजुअल और ओरल। विजुअल और ओरल तो तुमने देखा था, सुना था, वो तुम्हें कितना टाइम तक याद रहेगा वो पता नहीं है ना। अगले साल भी हमें इसी ऑडिट पे जाना है, तो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। ऐसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए एज पर फोटोकॉपीज। फोटोकॉपीज वाले इतने रिलायबल नहीं होते। फोटोकॉपीज में क्या है, मैं तो पीडीएफ की एडिटिंग करके डाल दूं और तुम्हें दे दूं, तो फोटोकॉपीज नहीं चलेगा ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 4 है, एक्सटर्नल ज्यादा अच्छे हैं इंटरनल से। मतलब एक्सटर्नल आर मोर रिलायबल देन इंटरनल। तुमने इंटरनली ले लिए, क्या पता इंटरनली झूठे बना रखे हो, एक्सटर्नली ज्यादा रिलायबल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल जो सोर्स है, जो मतलब मेन पर्सन है, वो तुम्हें भेज रहे हैं, तो वो ज्यादा रिलायबल होंगे। कह रहा है कि, और एक पॉइंट है इसमें कि इंटरनल अगर ऑडिट एविडेंस है, इंटरनली अगर आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, वो मोर रिलायबल तभी होंगे जब इंटरनल कंट्रोल आपका सेटिस्फैक्टरी होगा। अच्छा, मतलब इंटरनली अगर हमने ऑडिट एविडेंस कोई ऑब्टेन किया है, वो ज्यादा रिलायबल तभी होगा अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी होगा। तो बात तो सही है, अगर इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी है, कंपनी के अंदर ढंग से काम हो रहा है, हर चीज की चेकिंग हो रही है, इसका मतलब इंटरनल सोर्स से अगर मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है तो वो ठीक होगा। लास्ट पॉइंट है कि कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑडिटर ने खुद ने हिमसेल्फ अगर उसने ऑडिट प्रोसीजर करके जैसे कि ऐसे 300, ऐसे 315, ऐसे 330 टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर अगर खुद ऑब्टेन करे हैं, आर मोर रिलायबल, वो ज्यादा रिलायबल होंगे एज पर अदर्स। कि किसी और के तुमने ऑडिट एविडेंस ले लिए कि हाँ भाई तुम बता दो ये काम, हाँ मैंने ले लिया, नहीं, वो ज्यादा रिलायबल नहीं होगी। अगर खुद से तुमने ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किए तो वो उस सोर्स से ज्यादा रिलायबल होंगे। बहुत इजी पॉइंट्स थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एविडेंस एंड एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। मैं बहुत कुछ पहले ही बता चुका हूं, तो आई थिंक उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है ऑडिट टेक्निक्स। अच्छा, ऑडिट टेक्निक्स, या फिर इसको हम और भी नामों से जानते हैं, मैं लिख देता हूं, प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लें। या तो पेपर में आ जाएगा ऑडिट टेक्निक्स, या आ जाएगा मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, या फिर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर पूछ लेते हैं, बच्चा भूल जाता है कि भैया ऑडिट एविडेंस का कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आ गया। तो ये ऑडिट टेक्निक्स की बात कही गई है, या फिर मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस की ही बात कही गई है यहाँ पर। तो सबसे पहला यहां पर होता है, मैं लिख देता हूं, इंस्पेक्शन। इसके बारे में लिखेंगे, आपको पढ़ने को मिल जाएगा बुक में, बेटर है आपको ये टॉपिक मैं अपनी कॉपी से ही पढ़ा देता हूँ। इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो ऑडिटर होता है उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है टेंजिबल एसेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। लेकिन जो टेंजिबल एसेट और डॉक्यूमेंट्स हम मतलब ऑडिट एविडेंस के लिए इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम उसके जैसे अगर एसेट को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके राइट्स देखें, राइट्स ऑफ द एसेट, ऑब्लिगेशन ऑफ द लायबिलिटी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट्स एक्सेट्रा। आगे कह रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी देते हैं।
एक डिफरेंट डिग्री ऑफ ट्रस्ट देते हैं ऑडिटर को। कैसे? देखो कुछ कुछ ऐसे मतलब ऑडिट एविडेंस होते हैं जो इंटरनली क्रिएट होते हैं लेकिन एक्सटर्नली हमें पाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच क्रिएटेड बाय एंटिटी एंड हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, दैट इज कॉपी ऑफ सेल्स इनवॉइस एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली क्रिएट होते हैं लेकिन इंटरनली हमें कंपनी में मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएटेड बाय थर्ड पार्टी एंड हेल्ड बाय एंटिटी। कुछ होते हैं जो इंटरनली ही क्रिएट होते हैं और इंटरनली हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएटेड एंड हेल्ड बाय एंटिटी, जो कि बीआरएस, सैलरी शीट, मैंने आपको पहले भी बताया था। कुछ होते हैं जो हमें एक्सटर्नली ही मिलते हैं और एक्सटर्नल ही क्रिएट होते हैं, जैसे बिल्स पेबल, लोन्स एग्रीमेंट एक्सेट्रा। सेकंड हमारा जो ऑडिट टेक्निक है वो है कंप्यूटेशन और रिकैलकुलेशन। इसको मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ। मान लो आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसने कोई डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है, आपने कहा क्या ये सही है, तो मैं एक बार चेक तो कर लूं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, पीएनएल ऑफ सेल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट। तो इन चीजों को चेक करने के लिए हम दोबारा से कंप्यूट कर रहे हैं, दोबारा से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटेशन एंड रिकैलकुलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। थर्ड हमारा ऑडिट टेक्निक है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जिसमें ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी, जैसे बैलेंस कंफर्मेशन डायरेक्टली विद द डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो सीधा एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड कर रहे हैं। फोर्थ हमारा है एनालिटिकल रिव्यू। ये एक ऐसी ऑडिट टेक्निक है, देखो ये वाली ऑडिट टेक्निक है ना मेरी फेवरेट है, मतलब ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन लग सकता है। और इस ऑडिट एनालिटिकल रिव्यू क्या होता है? एनालिटिकल रिव्यू तो मैं बीकॉम ऑनर्स से पढ़ता आ रहा हूं। एनालिटिकल रिव्यू का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, बट विच टाइप ऑफ डेटा? फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल डेटा है और नॉन फाइनेंशियल डेटा है उसके बीच में जो रिलेशनशिप चेक करता है वो क्या होता है? एनालिटिकल रिव्यू। इतना ईजी है ये, इतना ईजी। ऑडिटर उसको परफॉर्म करता है। कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे मान लो रेशियो एनालिसिस है, खुद से निकाल लिया, ट्रेंड एनालिसिस है, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फिगर्स है, तो ये सब चीजें जब करता है बजट से, बजटरी जो आइटम्स होती हैं उससे हमारा एक्चुअल डेटा कंपेयर करता है, दैट इज एनालिटिकल रिव्यू। दिस इज अ थिंग वी आर स्टडिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं, ये वो पॉइंट है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट इंक्वायरी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? ये एक ऐसी ऑडिट टेक्निक होती है जिससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है। इसमें हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम सीक करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक रिटर्न इंक्वायरी ले लेते हैं या फिर ओरल इंक्वायरी ले लेते हैं विद द पर्सन, जो कि मतलब आउटसाइड द एंटिटी भी हो सकता है और फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी भी ले सकते हैं जो कि इनसाइड भी हो सकता है और एक क्वेश्चनियर के रूप में भी ले सकते हैं हम इसमें इंक्वायरी में। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि एज पर एसेट 200, यहाँ पर एसेट 200 की भी बात कही गई है। वो कह रहा है कि ऑडिटर एक प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म बना के रखेगा, मतलब एक क्वेश्चनिंग माइंड बना के रखेगा थ्रू आउट द एंटायर ऑडिट, कि भाई एक क्वेश्चनिंग माइंड रखेगा। ये तो जरूरी भी है, ये तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में भी आता है कि प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म रखेगा, जिससे कि हम क्वेश्चनिंग माइंड रखेंगे तो इंक्वायरी में भी वो रखेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ बताता है, एक ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है सिक्स्थ, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ इंक्वायरी इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब हम इवेल्यूएट कर रहे हैं हमारे रिस्पॉन्सेज को, जो हमें इंक्वायरी के दौरान अगर कोई रिस्पॉन्स मिला है उसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, तो वो भी इंक्वायरी का पार्ट होते हैं। फिर बाद में है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस क्या होता है? रीपरफॉर्मेंस वही चीज होती है जैसे रिकैलकुलेशन होती है। रिकैलकुलेशन तो हो गया था, पर्टिकुलर किसी डेप्रिसिएशन या इंटरेस्ट की बात कही थी। रीपरफॉर्मेंस में होता है, ये एक ऐसी ऑडिट टेक्निक होती है जहां पर वो वर्क हम रीपरफॉर्म कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी बीन परफॉर्म बाय स्टाफ ऑफ द एंटिटी, तो उसको हम वर्क को हम दोबारा से कर रहे हैं। जैसे बीआरएस है, बीआरएस की आइटम हम दोबारा से चेक कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट आता है ऑडिट टेक्निक के अंदर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हम ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं बाय विजुअलाइजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरों को काम विजुअलाइज करके हम ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। एक क्वेश्चन आता है, क्या स्क्रूटनी ऑफ बीआरएस क्या ऑडिट टेक्निक है? तो आंसर है यस, हमारा ये ट्रू है कि स्क्रूटनी जो है बीआरएस की वो एक ऑडिट टेक्निक है। और ये किसके अंडर आता है? ये इंक्वायरी के अंदर आता है।
ये इंक्वायरी का पार्ट है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज की, स्क्रूटनी कर रहे हैं बीआरएस की। मैनेजमेंट ने तो बीआरएस बना दिया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर, मतलब हम बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल की, मार्च की क्लोजिंग और अप्रैल की ओपनिंग में, तो हम उसको एक स्क्रूटनी कर रहे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ इंक्वायरी। एक क्वेश्चन आता है कि ऑडिट प्रोसीजर और ऑडिट टेक्निक क्या सेम है, तो इसका आंसर है नो। ऑडिट प्रोसीजर आपको पता है कि वो पूरा प्लानिंग एंड ऑल होता है, और ऑडिट टेक्निक्स हमारा ऑडिट एविडेंस के लिए यूज होता है, तो ये ऑडिट टेक्निक एक इसका पार्ट होता है। अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं तो ये है कि आंसर इज इनकरेक्ट। ऑडिट टेक्निक आर एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इन ऑडिट प्रोसीजर्स assertion आर टू बी कवर्ड इन obtaining sufficient and appropriate audit evidence, but audit techniques are the techniques that how such assertion should be examined. That is, audit procedure is what to do and audit techniques are how to do. That is correct. So audit procedure and audit techniques are not the same thing. अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो मैंने देखा था कि ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू यूजिंग द इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। मतलब पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। मैनेजमेंट ने एक एक्सपर्ट को हायर किया, उसने एक वर्क परफॉर्म किया, ठीक है। अब उस वर्क को अगर मैं, मतलब एक मैनेजमेंट अगर काम करवाता है किसी एक्सपर्ट से, फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक अच्छा खासा एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। मैंने अपनी ऑडिट में देखा था, मैं जब ऑडिट कर रहा था तो मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय बेनिफिट जो होते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 होता है, आई गेस वही होता है। तो एक्सपर्ट से, मतलब एक्चुरियल्स वालों से वो काम करवा रखा था, पता, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो एक्चुरियल्स ने कर रखी थी, मैनेजमेंट ने वो काम करवाया। तो हम उस वर्क को जब हम देख रहे थे तो हमें भी नहीं समझ आ रहा था, तो हम लोग उस पर रिलायबल कैसे करें। तो ये क्वेश्चन है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूजिंग द इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस विच हैज बी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं कि हम कैसे रिलायबल करें उस इंफॉर्मेशन पे। पहला है कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जो भी मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को बुलाया था उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेसिटी और ऑब्जेक्टिविटी देखनी पड़ेगी, किस ढंग से उसने काम किया था, उसकी क्या कैपेबिलिटी थी, कितना एक्सपीरियंस होल्डर है और कॉम्पिटेंसी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा, तो मतलब ये चीज हमें तीनों देखनी पड़ेंगी। तो इन तीनों की वजह से हमें कुछ फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। हमने ये चीज तो देख ली, हमें कुछ फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। वो फैक्टर्स हैं, आप भी बुक में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर विद द एक्सपर्ट। मतलब क्या एक्सपर्ट के साथ हमारा कोई प्रायर, कोई हमारा पहले कोई एक्सपीरियंस हो, अगर हम पहले से जानते हो उसको कि ये एक्सपर्ट तो बहुत अच्छा है और ये कर देता है अच्छे से काम, तो हमारा कोई पुराना एक्सपीरियंस हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपर्ट, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अब मेरे को AS 15 का मैंने एग्जांपल लिया था कि AS 15 का हमें एम्प्लॉयज बेनिफिट का लेना था डेटा, तो क्या वो उसका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो एक्चुअली है, तो हाँ उसका सही होगा काम। लेकिन अगर वो एक्चुअली नहीं है, कोई ऐसा वैसा ही निकला, किसी MBA के बंदे से करवा दिया, तो मैं उस पर रिलाय नहीं कर सकता ना। तो हमें क्या देखनी पड़ेगी यहाँ पर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नंबर 3 है इंक्वायरी विद द स्टाफ ऑफ एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ एक्सपर्ट। हमें इंक्वायरी कर सकते हैं हम किससे, स्टाफ से, कि जो हाँ तुम्हारे यहाँ एक्सपर्ट काम करके गया है वो सही करता है कि नहीं करता है काम। इंक्वायरी विद द स्टाफ ऑफ एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग ऑफ एक्सपर्ट। नंबर 4 है डिस्कशन विद द एक्सपर्ट। हम डायरेक्ट एक्सपर्ट से भी डिस्कशन कर सकते हैं कि तुमने जो काम किया है वो कैसे किया है, हमें भी समझा दो। नंबर 5 है एनी पब्लिश्ड आर्टिकल ऑफ द बुक्स ऑफ द एक्सपर्ट। हो सकता है कि कोई ऐसा पब्लिश्ड बुक हो या आर्टिकल हो एक्सपर्ट की, तो वो उससे हमें थोड़ा सा पता चल सकता है एक्सपर्ट के बारे में। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लग जाता है पेपर में 2 नंबर का, या फिर MCQ में लग सकता है, या फिर तुम्हारा ट्रू फॉल्स में लग सकता है कि ठीक है हमने यहाँ पर बात करी, मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को बुलाया, हमने उसके काम को यूज कर लिया, और इसको आपको इस क्वेश्चन में भी लिखना है। वो ये है कि ऑडिटर शेल, मतलब अगर हम जैसे उसका काम यूज कर लिया तो हम अभी भी पर्सनली रिलायबल रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम का। मतलब ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इफ ऑडिटर डिटरमाइंस टू यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट देन ऑडिटर शैल रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिज ओपिनियन। जो हम ऐसे 700 के अकॉर्डिंग जो ओपिनियन दे रहे हैं ना, हम उस पे हमें अभी भी मतलब हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कल को ये नहीं कह सकते कि भैया AS15 की जो गलती है वो तो एक्सपर्ट की गलती है, भाई मैं क्या जानूं। नहीं, हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। तो इसी के साथ ये ऐसे खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो नीचे सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज इसको चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करवाने में थोड़ी हेल्प करवा दो, लोगों को उसको सेंड कर दो अपने दोस्तों को, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी पेपर के वक्त। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और एसेस के लिए वेट कीजिए।